मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज के अध्ययन का विषय रहेगा महाराणा प्रताप। 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल तख्त पर आसीन हुआ। 1562 ईस्वी में आमेर के कछावा राजघराने के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद अकबर ने राजस्थान में रुचि लेना आरंभ कर दिया। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने तथा उनसे सहयोग प्राप्त करने की नीति का सूत्रपात किया। उसने राजपूत शासकों से मैत्री संधि करने हेतु 3 तरह के मार्गों का अनुसरण किया। ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने बिना प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर शाही व्यवस्था में घुल मिल गए थे, इनमें आमेर, बीकानेर, जैसलमेर आदि शासकों के नाम लिए जा सकते हैं। दूसरा, ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने डटकर मुगल सत्ता से युद्ध किया लेकिन परास्त होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मुगल सम्राट को अपनी सेवाएं देते रहे, इनमें रणथंभौर के राव सुरजन हांडा का नाम लिया जा सकता है। तीसरे, ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने अपनी स्वाधीनता को बेचने की अपेक्षा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर से युद्ध करना ही उचित समझा, चाहे उन्हें असीम कष्ट की ही क्यों ना सहन करने हो। उन्हें पराजित करने के बाद भी अकबर अपनी अधीनता में न ला सका। इनमें मेवाड़ के राव चंद्रसेन और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप के नाम मुख्य हैं। मुगल प्रतिरोध। महाराणा उदय सिंह को अपने शासनकाल के प्रारंभ में अफगानों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अफगान बादशाह शेरशाह सूर ने 1543 ईस्वी में मारवाड़ विजय के बाद चित्तौड़ की ओर आया। महाराणा उदय सिंह का चित्तौड़ पर अधिकार हुए अभी 3 वर्ष ही हुए थे, अतः शेरशाह ने मुकाबला करने की स्थिति में नहीं, अतः उसने युक्ति से काम लेते हुए दुर्ग की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी। शेरशाह संतुष्ट होकर लौट गया तथा केवल अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए खवास खां को चित्तौड़ में छोड़ गया। महाराणा उदय सिंह ने इस समय बड़ी सूझबूझ से काम लिया, क्योंकि शेरशाह के आक्रमण से मेवाड़ की जो दुर्दशा हुई थी उससे वह परिचित था। अतः महाराणा ने परिस्थितियों के अनुकूल आचरण कर मेवाड़ को तबाही से बचा लिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद महाराणा ने अफगानों के नाम मात्र के प्रभाव को भी समाप्त कर दिया तथा चित्तौड़ से अफगान अधिकारी को निकाल दिया। शेरशाह का एक अफगान सरदार हाजी खां पठान अजमेर का हाकिम था, अतः वह दिल्ली से किसी कार्यवश अजमेर आया तथा उसके साथ 5000 सेना, बहुत सा खजाना, रंगराय नामक एक पातर भी थी। राव मालदेव ने खजाना हस्तगत करने की दृष्टि से एक सेना अजमेर की तरफ भेज दी। इस अवसर पर हाजी का पठान ने महाराणा से सहायता की प्रार्थना की। इस पर महाराणा ने हाजी खां की सहायता के लिए एक फौज अजमेर की तरफ भेज दी। महाराणा की फौज को देखते ही राठौड़ों की सेना वहां से वापस लौट गई। जिस समय अखेराज की कन्या से शादी के प्रश्न को लेकर राव मालदेव ने कुंभलगढ़ पर चढ़ाई की थी, तब बोलेचा सूजो ने, जो पहले महाराणा से नाराज होकर मालदेव के पास चला गया था, मेवाड़ पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया था तथा मालदेव के क्षेत्रों को लूटता हुआ वापस महाराणा के पास आ गया। महाराणा ने उसे नाडोल का गांव दे दिया। इसे मालदेव सूजा से बड़ा नाराज हुआ और नाडोल पर आक्रमण कर दिया। सूजा ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन राठौड़ सेना को कोई सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात महाराणा ने तेज सिंह और सूजा को हाजी का पठान के पास भेजकर कहलवाया कि मालदेव से उसकी रक्षा की गई है, अतः महाराणा को 40 मन सोना, कुछ हाथी और रंगराय पातर को सौंप दे। हाजी खां ने सोना और हाथी दोनों देना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन रंगराय पातर को सौंपने से इनकार कर दिया। हाजी खां को महाराणा की ओर से आक्रमण का भय हुआ, अतः उसने मालदेव को से सहायता मांगी। मालदेव ने हाजी खां की सहायतार्थ एक सेना अजमेर की तरफ भेज दी। उधर महाराणा उदय सिंह भी एक फौज लेकर अजमेर की तरफ आए। 25 जनवरी 1557 को
हरमाड़ा नामक स्थान पर दोनों पक्षों में भीषण संग्राम हुआ। मेवाड़ी सेना ने बड़ी बहादुरी से सामना किया, किंतु वह पराजित हुई। गोपीनाथ शर्मा ने तो हाजी खां की पराजय का उल्लेख किया है, जबकि श्यामल दास ने तो, जो मेवाड़ का दरबारी इतिहासकार था, स्पष्ट रूप से मेवाड़ की पराजय का उल्लेख किया है। महाराणा उदय सिंह ने शेरशाह की सैन्य शक्ति से तो मेवाड़ को बचा लिया तथा धीरे धीरे अफगानों के प्रभाव को भी समाप्त किया, किंतु अब मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति ने उसे सजग कर दिया। वह समझ गया कि मुगलों के गोला बारूद के विरुद्ध प्राचीन सुरक्षा के साधन, जिनमें केवल मुख्यतः सर्वथा अपर्याप्त है। इसलिए 1559 ईस्वी में उसने दक्षिणी मेवाड़ के भाग को, जो पहाड़ी श्रृंखलाओं से आच्छादित था, जिसमें घाटियां थी, आबाद करना प्रारंभ कर दिया। उसने उसी भाग में उदयपुर नगर की नींव डाली और आसपास गिरवा में जनता को लाकर बसाना प्रारंभ कर दिया। उदय सागर तालाब का निर्माण करवाकर उसने मैदानी भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी। हर कौम के लोगों को चित्तौड़ के आसपास से बुलाकर गिरवा के इलाकों में बसाया गया। इस प्रकार अब चित्तौड़ पर संभावित आक्रमण से अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर दी। यह नया क्षेत्र प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों की श्रृंखलाओं से सुरक्षित था, जहां गोला बारूद की तोपें तथा घुड़सवारों को आसानी से विध्वंस कार्यों में सफलता मिल सकती थी। महाराणा उदय सिंह की यह नीति जन उपयोगी तो थी ही, साथ ही सैनिक दृष्टि से भी रक्षात्मक थी। यह नीति परंपरागत नीति से भिन्न थी। इस नई नीति द्वारा उसने अपने राज्य की व्यवस्था तथा जनजीवन में स्थिरता पैदा कर दी। इससे मेवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग उसके सीधे नियंत्रण में आ सका। इस भाग में आबाद अर्ध स्वतंत्र सामंतों, जिसमें ओगना, पानरवा आदि मुख्य थे, को दरबार अपने राज्य का विस्तार भी किया। उदय सिंह के भाग्य में सुख शांति से शासन करना नहीं लिखा था, क्योंकि इस सुख शांति को मुगल सम्राट अकबर ने शीघ्र ही नष्ट कर दिया। अकबर घोर साम्राज्यवादी था और वह राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता और उनके दुर्गों की अभेद्यता को अपनी विस्तारवादी नीति में बाधक समझता था। मालवा और गुजरात के सूबे मुगलों की अधीनता में तभी रह सकते थे जब दिल्ली से मार्ग में पड़ने वाले दुर्ग मुगलों के अधिकार में आ जाएं। ऐसा तभी संभव था जबकि राजस्थानी नरेश अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। राजस्थान के अधिकांश नरेश श्रद्धा और शक्ति की दृष्टि से मेवाड़ का नेतृत्व स्वीकार करते थे। अकबर का मानना था कि यदि चित्तौड़ का दुर्ग हस्तगत कर लिया जाए तो शेष राजस्थानी राज्य अकबर पर अपना प्रभाव स्थापित करना आसान हो जाएगा। इस समय तक 1562 में आमेर के कछाओं ने मुगलों से मैत्री कर उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे, परंतु इसका प्रभाव अधिकांश राजपूत राजाओं पर नहीं पड़ा, क्योंकि चित्तौड़ अभी भी गर्व के साथ अपनी स्वतंत्रता का ध्वज लहरा रहा था। महाराणा उदय सिंह ने केवल अपनी स्वाधीनता बनाए हुए था, बल्कि अन्य शासकों को भी अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने हेतु प्रेरित कर रहा था। बूंदी, सिरोही, डूंगरपुर आदि उसके निकटतम सहयोगी थे। मालवा के बाज बहादुर ने भी 1562 ईस्वी में महाराणा की शरण ले ली थी। मेड़ता के जयमल को सरफुद्दीन हुसैन ने परास्त किया, जो महाराणा ने आश्रय दे रखा था। उदय सिंह की ये समस्त कार्रवाई सीधे मुगल सत्ता को चुनौती दे रही थी। इन परिस्थितियों में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करना आवश्यक हो गया था। अकबर के आक्रमण करने का बहाना मिल गया। एक दिन धौलपुर मुकाम पर अकबर ने हंसी हंसी में महाराणा उदय सिंह के छोटे पुत्र शक्ति सिंह को, जो महाराणा से नाराज होकर मुगल सेवा में चला गया था, सुनाकर कहा कि बड़े बड़े जागीरदार उसके अधीन हो गए हैं, लेकिन महाराणा उदय सिंह अब तक अधीन नहीं हो पाया। इससे शक्ति सिंह ने चित्तौड़ पर किए जाने वाले आक्रमण का संकेत प्राप्त हो गया। अतः वह अकबर को बिना कहे मुगल शिविर से निकलकर चित्तौड़ आ गया और अकबर के विचारों की सूचना महाराणा को दे दी। महाराणा ने अपने सभी सामंतों को बुलाकर इस संबंध में विचार विमर्श किया। इससे निश्चय किया गया कि जयमल को चित्तौड़ की रक्षा का दायित्व सौंपा जाए तथा स्वयं महाराणा
नव स्थापित राजधानी उदयपुर और उसके आसपास वाली गिरवा की बस्तियों की रक्षा करे। उदय सिंह चित्तौड़ छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन सभी सामंतों के निर्णय अनुसार उसे चित्तौड़ छोड़ने को बाध्य होना पड़ा। दुर्ग में खाद्य सामग्री एवं युद्ध सामग्री जुटा दी गई तथा 1000 बंदूकचियों को किले की रक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। जयमल को चित्तौड़ का दुर्ग सौंपकर उसे सभी स्थानीय सरदारों का नेतृत्व सौंप दिया गया। आसपास की बस्तियां उजाड़ दी गई ताकि आक्रांताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध न हो सके। मुगल सेना का मुकाबला करने के लिए 8000 आदमी तैनात कर दिए गए। इस प्रकार का प्रबंध करने के बाद महाराणा अपने कुछ सरदारों को साथ लेकर गिरवा की ओर रवाना हो गए। महाराणा द्वारा चित्तौड़ छोड़ने को कुछ इतिहासकारों ने महाराणा की कायरता बताया। कर्नल टोड ने तो यहाँ तक लिख दिया कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। किंतु ऐसे विचारों का कोई आधार या ठोस तर्क नहीं है। किसी भी समसामयिक मुस्लिम इतिहासकार ने राणा के इस कृत्य को आलोचना नहीं की है। महाराणा उदय सिंह को कायर तो कदापि नहीं कहा जा सकता। इससे रणबीर मालदेव व हाजी का पठान आदि को पराजित कर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। सच तो यह है कि मध्ययुगीन शासन व्यवस्था में सामंतों का बड़ा वर्चस्व था और सामंतों के निर्णयानुसार आचरण न करना शासक के लिए अवैध ही नहीं, संभव भी नहीं था। महाराणा ने अपनी व्यक्तिगत आचरण की निंदा की अपेक्षा मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था एवं परंपरा का पालन किया था। इसके अतिरिक्त इस सारे प्रबंध में एक नई सूझ और मेवाड़ियों की अनूठी रणनीति थी। मुगलों के विरुद्ध एक मोर्चा चित्तौड़ में और दूसरा महाराणा के नेतृत्व में खोलकर मुगल आक्रमणों को विफल करने की एक सुंदर योजना थी। इसके अलावा जयमल को अपनी पूर्व पराजय का बदला लेना भी था, जो चित्तौड़ में रहकर आसानी से लिया जा सकता था। दूसरी ओर नई बस्तियों की रक्षा करना था तथा पहाड़ों में रहकर मुगलों से मुकाबला करना केवल उदय सिंह के बस की बात थी। यह क्षण ऐसा था जिसमें विवेक, दृढ़ता और सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यकता थी। संभवतः आलोचक इतिहासकार राणा सांगा और राणा प्रताप की उपलब्धियों से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने उदय सिंह की परिस्थितियों पर निरपेक्ष भाव से विचार भी नहीं किया। सच तो यह है कि उदय सिंह की यह नीति आगे चलकर महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह ने भी अपनाई थी, क्योंकि उनमें तर्क और एक नई सूझ थी। आज के व्याख्यान में इतना ही।